नमस्कार, सिटीज़न्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन है, सिटीज़न्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि सिटीज़न्स वॉइस शो आपकी आवाज़, जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़। संसद में भी लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। और किसी ने बहुत सही कहा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्राइवेट हैं, जब तक ये जनता के मैंडेट से सोवरेन नहीं हो जाती, जब तक इनको सरकार में बैठने का आदेश नहीं हो जाता। और सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे, आप जो चाहें करेंगे। आपको सरकार में चुना जाता है लोगों की सेवा करने के लिए। आपको चुना जाता है देश की खाद्य सुरक्षा, देश की इंटरनल, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर और देश के सोशल वेलफेयर स्कीम्स को और प्रोग्राम्स को चलाने को लेकर। और उसमें जनता का अधिकार होता है कि वो आपसे सवाल पूछें। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप 2005 का जो एक्ट है वो इसीलिए बनाया गया था कि आपको इंफॉर्मेशन या सूचना के अधिकार के तहत जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सरकार के कामकाज के द्वारा, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, वो ठीक से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अकाउंट्स खोले गए हैं, जनधन अकाउंट्स खोले गए, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से डीबीटी ट्रांसफर में आपने लोगों को पैसा ट्रांसफर किया। अब जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो सही अकाउंट्स में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आपने प्रधानमंत्री कौशल योजना जो 14,450 करोड़ रुपए का आवंटन किया उस बजट का और अब कहा जा रहा है कि 34 लाख अकाउंट हैं जिनका अता-पता नहीं है। वो सेम फोटो जैसे एसआईआर में हुआ वैसे वहाँ हुआ। एक तरीके से सूचना का अधिकार खत्म करके चोरी और सीना-चोरी दोनों का प्रावधान कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सतर्क नागरिक संगठन से अमृता जौहरी जुड़ी हुई हैं, बहुत-बहुत स्वागत है, अमृता जौहरी जी आपका। आपका संगठन बहुत समय से आरटीआई पर और सूचना के अधिकार पर काम कर रहा है और डीपीडीपी एक्ट में जिस तरीके के प्रावधान लाए गए, वो भी सूचना के अधिकार को खत्म करने के लिए। अभी मैं हाल ही में देख रहा था न्यूक्लियर जो नया डील आ रही है जिसमें न्यूक्लियर बिल बनाया गया है और उस न्यूक्लियर बिल के थ्रू आरटीआई के अधिकार को सीमित कर दिया गया है कि प्राइवेट पार्टीज भी जिनको ठेका दिया जाएगा, जो अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगा के बिजली बनाएंगी, उन पर भी सवाल करने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मतलब एईआरबी जो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड होगा वही सब कुछ काम देखेगा, रेगुलेटरी बोर्ड होगा माफ कीजिएगा, वही सब काम देखेगा, वो अप्रूवल्स देगा। जिस तरीके से सेबी में आप बहुत सारी चीजों का पता नहीं लगा सकते। आपको याद है कि सूचना के अधिकार के तहत कैसे सेबी के डायरेक्टर जब नाम आया उनका, तो उनका सिर्फ अपॉइंटमेंट कब हुआ है और किसने किया है, कौन सी बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो वहां की सूचना निकालने तक के लिए आप लोगों को बहुत सारी आरटीआई डालनी पड़ी और उसके बाद भी वो सूचना नहीं मिली। तो क्या ये जो जितने नए बिल सरकार लेके आ रही है, चाहे वो न्यूक्लियर बिल हो, चाहे वो दूसरे चीज़ें हो, मनरेगा के तहत सूचना का अधिकार हो और भी चीज़ों के तहत, तो इस सूचना के अधिकार को खत्म क्यों किया जा रहा है? मैं एक छोटा क्लिप दिखा के मनोज झा का फिर मैं आपसे इसका जवाब दूंगा। जिनमें लाभ का तो निजीकरण कर रहे हैं, जोखिम का सार्वजनिकरण, क्या यह उचित है? भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। मैं कई बार इस सदन में कह चुका, उपसभापति महोदय, कोई सरकार अमृत पी के नहीं आती है। हर सरकार का एक आखिरी दिन होता है, लेकिन इस तरह की चीजें अगर हम कर जाएंगे, इसके लिए डिलीट बटन आसानी से नहीं दबता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन हिस्ट्री में डिलीट बटन का प्रावधान नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा माननीय उपसभापति महोदय, ट्रांसपेरेंसी के पूरे क्लॉज से पता नहीं क्या दिक्कत है। हम आरटीआई को खत्म होता देख रहे हैं, आरटीई को खत्म होता देख रहे हैं, और तो और छोड़िए, राम का नाम लगा करके राइट टू वर्क आर्टिकल 41 के तहत उसको भी खत्म होता देख रहे हैं। जी, कहते हैं राम का नाम लगाकर वीबी जी, राम राम जी, राइट टू वर्क का अधिकार भी खत्म कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इन दोनों मुद्दों पर? जी देखिए, अभी इसी पिछले 2 दिन में एक ये नया बिल पास हुआ है जिसका पूरा नाम है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। और जो एक खासियत है इस सरकार की वो यही है कि वो एक्रोनिम बहुत बढ़िया बना देते हैं। तो उन्होंने इस बिल का एक्रोनिम बनाया है शांति बिल 2025। अब ये जो पूरा बिल है, इसका जो पूरा एक समरी है वो यही है कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए
वो चीज ये पूरा बिल ले डाउन कर रहा है। अब वैसे तो ये ठीक है कि अब वो बहुत साल हो गए तो वो उसको रिविजिट कर रहे हैं, लेकिन कई एमपीज ने बहुत सारे मुद्दे रेज करे कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर रहे हैं, इससे अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा, आप लिमिटेड लाइबिलिटी कर रहे हैं। और मुझे लगता है उन सब चीजों पे आपके व्यूअर्स को जरूर पढ़नी चाहिए और डिबेट भी सुननी चाहिए कि भाई लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल को हो सकता है ये आपके और मेरे शहर में ही कोई ना कोई न्यूक्लियर रिएक्टर किसी पावर का लगे। इसमें अब जो सबसे जो कंसर्निंग चीज जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि है ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा, वो है इसमें एक सेक्शन 39 है। और सेक्शन 39 में इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने सेक्शन 39(1) में लिखा कि कोई भी ऐसी जानकारी जिसको कि सरकार रिस्ट्रिक्टेड जानकारी बोल दे, उसकी एक लिस्ट है कि आप किस किस चीज को आप रिस्ट्रिक्टेड जानकारी बोल सकते हैं। और फिर 39(3) में जाके बोल दिया कि केंद्र सरकार किसी भी जानकारी को प्रोहिबिटेड फ्रॉम पब्लिकेशन बोल सकता है। और 39(4) में जाके क्या बोल दिया कि कोई भी ऐसी जानकारी जिसको कि सरकार रिस्ट्रिक्टेड बोलेगी या प्रोहिबिटेड बोलेगी, वो अब से आरटीआई एक्ट के तहत आपको जानकारी नहीं मिल सकती। अब मैं इसका थोड़ा सा डेंजर समझाना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को। देखिए 2005 में जो सूचना का अधिकार कानून आया, कानून में साफ तौर से लिखा हुआ था कि अब से जब भी ये सवाल सामने आएगा कि क्या ये जानकारी सिटीजन को मिलनी चाहिए कि नहीं, उसका जवाब आरटीआई एक्ट के अंदर ही आपको ढूंढना होगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि ये न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें कुछ छुपाने को नहीं है, आप सब कुछ दे दो, नहीं। ऑब्वियसली भाई प्रोसेसिंग ऑफ फ्यूल कैसे हो रहा है, कहाँ पे कितने डिपॉजिट्स है, हो सकता है कि उसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, आफ्टर ऑल ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आरटीआई एक्ट के धारा 8 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, जैसे 81A में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी जानकारी यदि उसके डिस्क्लोजर से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो वो जानकारी नहीं मिल सकती। उसी तरीके से लिखा हुआ है कि यदि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो नेशन का, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो नेशन का, ऐसी कोई भी जानकारी जो फिडुशियरी रिलेशनशिप में रखी हुई हो, वैसी भी जानकारी नहीं मिल सकती। ऐसी जानकारी जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो। तो अगर आप देखेंगे आरटीआई एक्ट एक बहुत अच्छा एक सेल्फ कंटेन्ड लेजिस्लेशन, यानी कि आरटीआई एक्ट ने पूरा ढांचा बनाया हुआ है, पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। और क्यों ये बहुत जरूरी था ये बोलना कि अब से जब भी सवाल उठेगा कि सूचना मिलेगी कि नहीं तो आरटीआई एक्ट ही अप्लाई करेगा, वो इसीलिए बोलना जरूरी था। वरना तो पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्डिनरी सी फाइल के ऊपर सरकार ऊपर पेंसिल से लिख देती थी कॉन्फिडेंशियल, ऊपर लिख देती थी ऑफिशियल सीक्रेट, सारी चीजें आपको मना कर दी जाती थी। तो इसीलिए कानून में, सूचना के अधिकार कानून में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि चाहे किसी और कानून, नीति, कागज में कुछ भी लिखा हो, चाहे आप बोले ये मेरी टॉप सीक्रेट है, लेकिन जब कोई सिटीजन आरटीआई का इस्तेमाल करेगा तब अगर आपको बोलना है कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते, तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि मैंने टॉप सीक्रेट लिख दिया इसलिए मैं नहीं दूंगी। आपको फिर बताना पड़ेगा कि देखिए ये सेक्शन 81A के तहत एग्जाम्प्ट है इसलिए हम नहीं देंगे। और दूसरी चीज क्या जरूरी है कि आरटीआई एक्ट में जो एग्जेम्पशन का क्लॉज है उसी के नीचे पब्लिक इंटरेस्ट का भी क्लॉज है। उसी के नीचे लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसी जानकारी है जो एग्जेम्प्ट हो, लेकिन यदि उसमें जनहित हो लोगों के लिए ये जानने में ये जानकारी, तो फिर आपको देनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। जैसे सपोज कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लग गई आपके घर के आसपास। अब आप जानना चाहते हैं कि भाई इन्होंने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिया नहीं लिया, क्या इनकी चेकिंग हो रही है। अब वो हो सकता है कि बोले कि देखिए इसमें तो हमारा थोड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है कि हमारा क्या फॉर्मूला है। पर सपोज आप प्रूव कर पाए कि देखिए यहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये जनहित में जानना जरूरी है कि इवन तो ये इंफॉर्मेशन हो सकता है कि एग्जेम्प्ट हो, लेकिन ये जनहित में जानना जरूरी है, तो फिर तब भी आपको मिल सकती थी। तो यानी कि जितने भी एग्जेम्पशन थे उन सबका एक पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज था। अब ये शांति बिल ने क्या करा है, शांति बिल ने बोला है कि अब हम नई कैटेगरीज बना रहे हैं, और वो कैटेगरीज हम ऐसी बना रहे हैं कि अब वो जानकारी भी आपको आरटीआई में नहीं मिलेगी। अच्छा, लिमिटेड इम्पैक्ट इसका होता अगर ये सिर्फ बोलते कि ABCDEF जानकारी हम आपको नहीं देंगे। इन्होंने वो नहीं बोला, इनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है, और मैं सेक्शन 39(3) की अब मैं आपको वर्डिंग पढ़ के सुना रही हूँ। The central government may by notification prohibit the publication in any form whatsoever of restricted information or any other information as may be specified therein। यानी कि केंद्र सरकार को एक मतलब
पूरी तरीके से ताकत दे दी गई है कि आपको जो भी जानकारी रोकनी है आप बोल दीजिए प्रोहिबिटेड है, और फिर वो आरटीआई एक्ट के तहत नहीं दी जाएगी। तो ये तो एक तरीके से पूरा एक आरटीआई एक्ट को ही आप खत्म कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए आत्मजीत जी कि अगर हर एक नए कानून में ऐसा प्रावधान डालने लग गए कि भाई जो भी जानकारी सरकार नहीं देना चाहती बोल दे वो प्रोहिबिटेड है, तो फिर तो आरटीआई एक्ट खत्म हो जाएगा, सरकार सारी जानकारी को प्रोहिबिटेड बोल देगी। और दूसरी चीज कि देखिए ये जो मुद्दा है न्यूक्लियर एनर्जी का, ये पब्लिक सेफ्टी से बहुत डीपली कनेक्टेड है। आप याद करिए चेरनोबिल में हो चुका है, उसके बाद जापान में फुकुशिमा में हुआ। और क्यों ये जरूरी है? क्योंकि देखिए जब न्यूक्लियर का कोई डिजास्टर होता है तो वो एक आग की तरह नहीं होता कि चलिए आग लगी जो लोग उधर तुमको इम्पैक्ट हो गया। वो रेडिएशन तो आपके पानी में चली जाती है, आपकी धरती में चली जाती है, आपके आगे की पीढ़ियों को इम्पैक्ट होती है। तो खास करके ऐसी चीज में आप ये नए षड्यंत्र क्यों बना रहे हैं आरटीआई एक्ट को खत्म करने के लिए? आरटीआई एक्ट एक सेल्फ कंटेन्ड लेजिस्लेशन है, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल चुका है कि देखिए आरटीआई एक्ट में इनफ सेफगार्ड्स हैं, आप उसको यूज करिए। तो क्या जरूरत थी ये नए नए सेफगार्ड बनाने की और बोलने की कि कोई भी जानकारी अब से केंद्र सरकार बोल सकती है कि हम आपको नहीं देंगे? सोचिए कल को एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे, मतलब खुदा ना खास्ता पर कहीं एक्सीडेंट हो जाए न्यूक्लियर किसी रिएक्टर पे, लोग आरटीआई डाल के पूछना चाहें भाई आपने क्या सेफ्टी मेजर लिए थे, आपने क्या ऑडिट करा था, आपने क्या इंस्पेक्शन में पाया था, आपने क्या चीज रिलीज करी, जब पता चला तो आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? वो बोलेंगे ये सब रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है। तो पब्लिक सेफ्टी का क्या होगा, जनहित का क्या होगा? और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए हमें भी समझ में आती है कि न्यूक्लियर एनर्जी में जरूर ऐसी चीजें जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है जो नहीं पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आरटीआई एक्ट फ्रेमवर्क में वो सेफगार्ड्स थे। आपको ये नए तरीके के एग्जेम्पशन नहीं बनाने चाहिए, ऐसे तो आरटीआई एक्ट खत्म हो जाएगा। खास करके क्योंकि आप एक पूरी ताकत दे रहे कि कोई भी जानकारी मना की जा सकती है। तो हमें तो बहुत ज्यादा आपत्ति है। और देखिए फिर से ये वाला बिल, वीबी जी राम जी वाला बिल, जिसमें कि इन्होंने क्या करा कि पूरा नरेगा ही रिपील कर डाला। दोनों बिल पे कोई डिस्कशन नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं। मतलब नरेगा, अगर आप सोचें, नरेगा एक लाइफलाइन है लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। कोविड के दौरान खुद सरकार ने बोला कि अगर नरेगा नहीं होता तो लोग मर जाते भूख से। तो ऐसे बिल को आपने रिपील कर दिया, उसके ऊपर आपने कोई कंसल्टेशन, कोई प्रपोजल पब्लिक में नहीं डाला। ये तो मतलब लोकतंत्र तो फिर क्या मतलब सिर्फ कागजों में रह गया ना, क्योंकि लोकतंत्र का तो मतलब होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। People don't know what you're doing. People have no idea that you've brought a law, you've repealed it. और ये देखिए इसमें सबसे जो आयरॉनिकल चीज है, कल, क्योंकि कल ये पास हुआ, कल सुबह लोकसभा में पास हुआ वीबी जी राम जी, और कल शाम को राज्यसभा में पास हुआ। कल ही एक कॉल दे दी नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथियों ने कि जंतर मंतर पे सब लोग इकट्ठा होंगे विरोध प्रदर्शन के लिए। दिल्ली पुलिस ने इनको नोटिस दे दिया कि अगर आप इकट्ठा हुआ हम आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें अपने प्रदर्शन से 10 दिन पहले का नोटिस नहीं दिया। भाई 10 दिन पहले पता थोड़ी ना था कि ये वाला बिल आ रहा है। 10 दिन तो छोड़िए, 5 दिन पहले भी नहीं पता था, 3 दिन पहले भी नहीं पता था। लिटरली जब इंट्रोड्यूस हुआ तब पता चला। तो इस देश में आज हम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते 10 दिन पहले से परमिशन दिए बिना, लेकिन हमारी पार्लियामेंट बिल पास कर देगी 10 घंटे के अंदर अंदर। हमारे सारे जो मौलिक अधिकार हैं और खास करके गरीबों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म करने के लिए 10 घंटे इन्होंने कुल लगाए, किसी से नहीं बात की, किसी से नहीं पूछा। मुझे लगता है ये अहंकार है जब ये आ जाता है कि जो हम चाहे हम वही करेंगे। ये बिल्कुल एक गलत सोच है और लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते। आपने बात की कि सरकार ने विपक्ष से बात किए बगैर एक रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट बना दी है। उसका काम क्या है कि एक पीएमओ है, उस पीएमओ के अंतर्गत सारी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज बैठ के काम कर रहे हैं। वो अप्रूवल लेना हो प्राइवेट को तो सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है, और विपक्ष को सहमति बनानी हो तो उनको बिल्कुल डाक में रखा जाता है। उनके साथ आप रविन्द्रनाथ टैगोर डिस्कस करिए, फिर 2 दिन वंदे मातरम पे लगाइए, फिर 1 दिन नेहरू पे लगाइए, और जब वो थक जाएं, हताश हो जाएं, तो उसके बाद फिर आप ये इस तरीके के बिल, न्यूक्लियर एनर्जी बिल ले आइए, और उसके बाद मनरेगा वीबी जी राम जी ले आइए। प्रधानमंत्री मोदी खुद तो यहाँ है नहीं। आप ही के संगठनों ने बहुत सारी आरटीआई डाली कि भाई जब प्रधानमंत्री मोदी बाहर जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं, तो उनका क्या खर्चा व्यय होता है,
वो खर्चा वह एम्बेसियां करती हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है या पीएमओ करता है। तो बहुत सारे आंकड़े, जैसे मिडिल ईस्ट में गए तो वहां की एम्बेसी के कुछ आंकड़े मिले, मस्कट के एम्बेसी से आंकड़ा मिला, कुछ यूएई से आंकड़ा मिला, पर जो फॉरेन ट्रिप्स जहाँ पे ये चीयर लीडर्स को हायर किया जाता है उसका आरटीआई का आंकड़ा नहीं मिलता। आज तक भारत को पता ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साढ़े 12 साल में क्या खोया क्या पाया, कितना व्यय हुआ उनके फॉरेन ट्रिप्स पर और उसकी क्या प्राप्ति हुई, कितनी एफडीआई आ गई, या कितने प्रोजेक्ट्स आ गए, या कितनी फॉरेन कंपनियों ने इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करके प्रोडक्शन का कर दिया। हाँ, 100% एफडीआई हमने कर दी, बहुत सारी चीजों पे, इंश्योरेंस पे कर दी 100% एफडीआई, और चीजों पे कर दी। अब आपने बात की डेटा फिडेशियरी की। डेटा फिडेशियरी में क्या एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, लॉयर्स, बिकॉज हम 3 दिन से देख रहे हैं, वायर के एक जर्नलिस्ट क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट का खुलासा कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक उत्तराखंड में जर्नलिस्ट की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो ये जो जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप और हम जैसे लोग हैं जो जंतर मंतर पर अपनी बात को कहकर लोगों में उसको विस्तार के लिए लेके जाते हैं। तो क्या अब हम आज की डेट में डेटा फिडुशियरी से देश के दुश्मन बन गए, या हम भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो गए हैं? तो इस सरकार की मानी जाए तो हम डेटा फिडुशियरी नहीं है, हम तो देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे और कुछ समय में। आपका क्या कहना है इसके बारे नहीं, देखिए, बिल्कुल एक तरीके से तो अगर हम देखें, अब जैसे ये वीबी जीराम जी बिल आया, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से आया, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक। ऐसे बिल पे तो पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति बैठनी चाहिए थी। दोनों पक्ष और विपक्ष के नेता होते, पब्लिक से आप चर्चा करते, आप वर्कर से चर्चा करते, आप वर्कर यूनियन से चर्चा करते कि देखिए जरूर 20 साल के बाद इतना बड़े कानून को जरूर रिव्यू करिए, रिविजिट करिए, पर रिव्यू और रिविजिट करिए ना, ये थोड़ी ना कि आप अपना फरमान चला देंगे। और मैंने पूरी डिबेट देखी, उसमें जो शब्द बोले, सरकार के एक मंत्री ने बोला कि ये बिल जैसे आया है वैसे ही हम पास करेंगे। तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है, ये तो फिर आप मतलब यू आर ट्रीटिंग पार्लियामेंट लाइक योर पार्टी ऑफिस इन मेनी वेज। और देखिए, आरटीआई एक्ट पे भी जो पूरा लोगों का जानने का अधिकार है, वो केवल आरटीआई एक्ट में सीमित नहीं है, वो ये भी जानने का अधिकार है कि कौन से बिल आ रहे हैं, आपने किससे चर्चा करी है इन बिल्स के ऊपर, आपका क्या ख्याल है, आपने क्या अब जैसे शांति वाले बिल पे जरूर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे कि इन्होंने किन कॉर्पोरेट से बात करी ये शांति बिल लाने के लिए। आफ्टर ऑल आप न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सोच है? कहीं ऐसा तो नहीं जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आया था कि पैसा दो कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसा दो पॉलिसी बदलवाओ, वैसी चीजें तो नहीं आ रही। तो हमारे जानने का अधिकार का तो ये मूल्य वो है कि लोकतंत्र में क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, लोकसभा मतलब लोगों की सभा, उसमें ये बिल पास करेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। और देखिए, जो आपने बात करी डेटा फिडुशियरी की, वो आपके चैनल पे कई बार हम दोनों चर्चा कर चुके हैं कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये कितना खतरनाक एक्ट आया है। ना केवल इसने आरटीआई एक्ट को अमेंड कर दिया है, इसने तो सारे एक्टिविस्ट, सारे जर्नलिस्ट को डेटा फिडुशियरी बना दिया है, और 500 करोड़ तक के फाइन्स हैं। तो यानी कि अब अगर आप किसी का भी पर्सनल डेटा, यानी कि उनका नाम, उनकी कोई भी संपत्ति की डिटेल्स आप छाप देंगे बिना उनकी अनुमति के, तो आपके पास 500 करोड़ के फाइन लग जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि कल को आपको इन्वेस्टिगेशन करें और आप पता लगाए कि भाई जिस एक कंपनी को न्यूक्लियर रिएक्टर दिया जा रहा है, हो सकता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया ना हो, आपको छापेंगे, आप बताएंगे हमें कि इस कंपनी के फलाना फलाना डायरेक्टर है। क्या आप अगर अनुमति जाके पूछेंगे कि मिस्टर सो एंड सो मैं आपका नाम छाप दूं, कोई अनुमति तो देगा नहीं। तो मतलब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा देश में। और ये बहुत सोची समझी साजिश के तरीके से काम किया जा रहा है, ऐसे नहीं। लोकतंत्र में लोगों का शासन है, तो सबसे जो बेसिक चीज है कि आप लोगों के प्रति आप जवाब दे रहिए, आप लोगों से चर्चा करिए। जब ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे थे, प्रेस जो प्रेस काउंसिल, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, डिजीपब और 22 इलेक्टेड प्रेस की बॉडीज ने देश भर से, सारे पूरे कंट्री से, हैदराबाद प्रेस क्लब, कोलकाता प्रेस क्लब, पूरे महाराष्ट्र का मुंबई प्रेस क्लब, चिट्ठी लिख के बकायदा बोला कि आप जर्नलिज्म खत्म कर देंगे यदि आप ऐसा बिल लाए, आप हमसे बात तो कर लीजिए। और फिर क्या हुआ कि मंत्रालय ने बोला ठीक है, आप आके हमसे बात करिए।
और उन्होंने बोला कि हम आपको ना एक क्लैरिफिकेशन इशू कर देंगे, एक आपको एफएक्यू दे देंगे। एक तो एफएक्यू की कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ऊपर से एफएक्यू भी नहीं दिया, ना कोई क्लैरिफिकेशन थी, सीधा उठा के बिल ही इन्होंने लागू कर दिया। तो मुझे तो लगता है कि बहुत एक गंभीर स्थिति इस समय खड़ी हो रही है, जहाँ पे कि एक तरीके तो पूरा कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, संसद का इस्तेमाल करके हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको कमजोर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो ऐसी चीजें जनहित में जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर हर टाइप के केसेस, कहीं पे पेनल्टीज, कहीं पे अब ये नया एक डेटा प्रोटेक्शन का वेपन सरकार अपने लिए तैयार कर रही है। तो मुझे तो लगता है बहुत चिंता का समय है, और ऐसा समय जब लोगों को इस चीज के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, पिछले 4 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या हुआ। मुझे लगता है जरूर आपके व्यूअर्स को कम से कम 2-4 अखबार उठा के पढ़ लेने चाहिए कि किस किस टाइप के कानून पास हो गए। बिल्कुल। और जो सूचना के अधिकार 2005 के जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों में बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम लोगों को पता है, जो इन राइटिंग है, बहुत सारी चीजें जो है वो अंडरस्टूड हैं, उसका पता ही नहीं है कि उनका क्या होना है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री के जो फॉरेन ट्रिप्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना तो एक मतलब कहते हैं ना कि रुई के उसमें से सुई ढूंढने के बराबर है, क्योंकि सीधा आज की डेट में आप आरटीआई कहीं भी डाल दें, वो कहते हैं जी सूचना ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है पब्लिक डोमेन में। सेबी का मामला, सबसे बड़ा सेबी का मामला आया था कि सेबी की जो चीफ हैं, उनके लिंक डायरेक्ट अदानी के साथ थे, और जब पूछा गया उनके बारे में कि भाई उन्होंने कब डिस्क्लोज किया कि उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अपनी हटा दी हैं, या उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद वो इन्फॉर्मेशन आने में भी बहुत समय लग गया, और वो जो इन्फॉर्मेशन आई भी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। तो ये जाहिर तौर पे मान लेना चाहिए कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जा रहा है, वो एक सेबी की तर्ज पे काम करेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशंस प्राइवेट पार्टी से लेगा। कौन सी प्राइवेट पार्टीज वो एप्लीकेशन दे रही हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है, उसमें चुप्पी है। वो किस बिना पर वो टेंडर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, क्या वो काबिल हैं उस काम को करने के, उस पर भी कुछ नहीं है। कॉम्पनसेशन के मामले पर भी सरकार चुप है, एक बॉलपार्क फिगर दे रही है, जबकि आपको पता है कि इसके जो दूरगामी परिणाम है वो तो बहुत लंबे, क्योंकि आपने अभी जापान का मेंशन किया, दूसरे न्यूक्लियर एक्सीडेंट का, चेरनोबिल। तो हाँ जी, तो वो तो सालों साल चलता रहता है, 20 साल चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार पब्लिक सिक्योरिटी को ताक पर रखकर अब नई चीजें लेकर आ रही है, जिसमें आप और हम कैसे बचेंगे वो हमें डिसाइड करना है। सरकार से हम उम्मीद नहीं रख सकते कि हमें कोई उस पर प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं इसमें कोई करेक्शन हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम इसको सम्मत नहीं, करते मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली आप देखेंगे, अगर कोई भी जैसे रिपोर्टें जो निकली चेरनोबिल के बाद या फुकुशिमा के बाद, उन सब में लिखा हुआ है कि सरकार एक्चुअली स्ट्रेंथन होती है अपने ओवरसाइट रोल में यदि लोग सवाल उठाते हैं। और मुझे लगता है उसी स्पिरिट में सरकार को लेना चाहिए कि भाई अगर आसपास के जो लोग वहां रहते हैं, या जो और लोग जिनकी अंडरस्टैंडिंग है इन मुद्दों पे, वो कुछ 10-20 सवाल, 100 सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है कि वो उन्हीं सवालों में कुछ छिपा हो जनहित का जो बहुत जरूरी बाद में निकले। एंड देखिए, जब कुछ होता है, भारत में भी हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी तो देखी थी, उसकी तो जनरेशंस हैव सफर्ड ड्यू टू इट। और ये जब एक बार हो जाते हैं तो इसको आप, ऐसा तो है नहीं कि आप ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि ये तो रेडिएशन बहुत इम्पैक्ट होती है। तो आई थिंक ये सरकार को पब्लिक ओवरसाइट इज पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क इस तरीके से देखना चाहिए, नॉट इस तरीके से कि आरटीआई से तो सरदर्दी हो रही है। वही अब जवाबदेही तो में दर्द तो होता ही है, लेकिन बहुत जरूरी है अल्टीमेटली जनहित और जन सेफ्टी के लिए। जी। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अमृता जौहरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।